प्रिय विद्यार्थियों, इसके पहले के वीडियो में मैं आपको लिगांड के बारे में कुछ बताया था। आज इस वीडियो में लिगांड के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। उसके अलावा संकुल कैसे होते हैं उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले लिगांड के प्रकार। लिगांड में मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट, पॉलीडेंटेट टाइप के लिगांड होते हैं। मोनोडेंटेट तो होता ही होता है, साथ में एक एम्बीडेंटेट लिगांड भी होता है। अब एग्जाम्पल के माध्यम से इसको हम लोग समझेंगे, लेकिन कुछ लिगांड के नाम मैंने जैसे लिखा हुआ है तो आपको पहले इसको बता देता हूँ। इसका नाम आपको लिख भी लेना चाहिए कॉपी पे। लिगांड मोनोडेंटेट लिगांड में Cl- इसको क्लोराइड आयन कहते हैं, लेकिन IUPAC सिस्टम में जब आप यहाँ नॉमेनक्लेचर करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए तो इसका नाम हो जाएगा क्लोराइडो, CHLORIDO, क्लोराइडो। Cn साइनाइड आयन है, साइनाइडो। NH2- एमाइड आयन है, इसका हो जाएगा अमाइडो, AMIDO, एमाइडो। NH2- इमाइड आयन नाम होता है इसका, IMIDE, इमाइड आयन। लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए IUPAC सिस्टम इसका नाम हो जाएगा इमिडो, IMIDO, इमिडो। P3- फास्फाइड आयन है, फास्फाइडो। NO3 पर सिंगल माइनस है, नाइट्रेट आयन है, नाइट्रेटो। CH3COO पर माइनस है, इसका नाम एसीटेट आयन होता है, एसीटेटो। इसके अलावा NO2- नाइट्राइट आयन कहलाता है। अब इसमें ये देखिए, ये एम्बीडेंटेट टाइप का लिगांड है। एम्बीडेंटेट में जब ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर देगा तो इसे हम नाइट्राइटो O बोलेंगे, नाइट्राइटो O। और जब इसमें NO2 में ही जब नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर देता है केंद्रीय धातु परमाणु को, तब यहाँ इसका नाम होता है नाइट्राइटो N, नाइट्राइटो N। तो नाइट्राइटो O, नाइट्राइटो N। सल्फेट, सल्फेटो, सल्फेटो कहेंगे इसे। कार्बोनेट नाम है, कार्बोनेटो हो जाएगा। और ये ऑक्जेलेट है, ऑक्जेलेटो। तो सामान्य तौर पर आप देखिए तो जहाँ IDE है वहाँ पर O जुड़ गया है, या लास्ट के E को हटाकर O जोड़ दिया गया है। इस तरह से आप यहाँ पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। ये ऑक्साइड आयन है, ऑक्साइडो या ऑक्सो कह सकते हैं। और OH- को हाइड्रोक्साइड आयन कहते हैं, हाइड्रोक्साइडो या हाइड्रोक्सो कह सकते हैं इसको, हाइड्रोक्सो। अब ये सभी जितने भी आयन थे ये नेगेटिव टाइप के लिगांड हैं, यानी एनायनिक लिगांड हैं। अब इसमें आइए केटायनिक लिगांड में। केटायनिक लिगांड कम होते हैं। NO2 नाइट्रोनियम आयन, इसका नाम IUPAC में भी वही रहेगा, तो नाइट्रोनियम आयन इसे कहेंगे। इसे नाइट्रोसोनियम कहेंगे, NO पर प्लस है। और NH2 पर प्लस को हाइड्राजीनियम आयन कहते हैं, हाइड्राजीनियम, क्योंकि हाइड्राजीन का सूत्र होता है NH2NH2, हाइड्राजीन प्लस लगा दिया, हाइड्राजीनियम आयन। न्यूट्रल लिगांड में उदासीन लिगांड जो होते हैं, उदासीन लिगांड के लिए NO नाइट्रोसिल आयन, नाइट्रोसिल कहेंगे। CO को कार्बोनिल कहेंगे, PH3 को फास्फीन कहेंगे। EN लिखा है एथिलीन डाइअमीन, अभी हम इसका फार्मूला भी बनाएंगे। EN देख लीजिए, EN को कहते हैं एथिलीन डाइअमीन, एथिलीन डाइअमीन। एथिलीन डाइअमीन का सूत्र होता है NH2CH2CH2NH2। यहाँ देखिए, यहाँ पर नाइट्रोजन यहाँ भी है, नाइट्रोजन यहाँ भी है। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास यहाँ भी है और इस नाइट्रोजन के पास भी है, यानी किसी भी केंद्रीय परमाणु को ये दोनों नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर देते हैं। तो चूँकि इस पर कोई आयन नहीं है इसलिए ये उदासीन है। साथ ही साथ ये बाइडेंटेट की कैटेगरी में भी जाएगा, इसलिए जाएगा क्योंकि यहाँ दोनों नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन केंद्रीय धातु परमाणु को डोनेट करते हैं, इसलिए ये बाइडेंटेट कहलाएगा।
EN के बाद है H2O, H2O का नाम होता है एक्वा, AQUA, एक्वा। NH3 का नाम होता है अमीन, AMMINE। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर NH3 का नाम डबल M होगा, AMMINE, अमीन नाम होगा इसका। कार्बोनिक लिगांड कुछ होते हैं, कार्बोनिक मतलब ऑर्गेनिक लिगांड, जिसमें कार्बन होता है उसे ऑर्गेनिक लिगांड कहेंगे। मिथाइल है CH3, C2H5 एथाइल, C6H5 फेनिल, और यहाँ देखिए ट्राईफेनिल फास्फीन। PH3 होता तो फास्फीन होता, PH3 होता तो फास्फीन होता। H की जगह पर C6H5 लगा दिया गया, यानी फेनिल समूह लगाया गया है, वो भी 3 की संख्या है, तो ट्राईफेनिल फास्फीन बोलेंगे इसको। ये भी एक ऑर्गेनिक लिगांड है। तो ये लिगांड की ये मैंने आपको लिगांड का जो कैटेगरी बताया है वो इनके एनायन, केटायन और उदासीन के आधार पर बताया है। तो ये कैटेगरी था। अब आपको मैं मोनोडेंटेट, एम्बीडेंटेट एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ, उसके बाद फिर आगे देखा जाए। मोनोडेंटेट, एम्बीडेंटेट लिगांड कैसे आप पहचानेंगे, ये देखिए। जैसे मान लीजिए ये आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होगा, जिसको आप स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे। मान लीजिए यहाँ पे लिखा है Fe और यहाँ लिख दिया OH मान लीजिए यहाँ 6 की संख्या में है। एक एग्जांपल मैं समझा रहा हूँ कैसे। अब यहाँ पे OH के पास, OH में OH लिगांड है, OH के पास जो ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन पेयर होगा तो Fe को ये OH का जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो इसको डोनेट करेगा। तो डोनेट कर रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर है इसके पास, होता तो 2 पेयर है, लेकिन ये हमेशा एक परमाणु एक ही पेयर देता है। तो ये किस कैटेगरी में जाएगा, यूनिडेंटेट में, यानी मोनोडेंटेट में जाएगा। क्यों? क्योंकि किसी भी परमाणु, अणु या आयन के द्वारा जब एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर किसी केंद्रीय धातु परमाणु को डोनेट होता है तो वह मोनोडेंटेट की कैटेगरी में जाता है। तो यहाँ OH एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है, इसलिए ये मोनोडेंटेट है। अब यहीं पे एक एग्जांपल देखिए, अगर इसी Fe के साथ अगर ये Cn जुड़ा होता ऐसे, तो Cn में आप ध्यान दीजिए, Fe को इस Cn में कार्बन भी अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकता था, और इसी Fe को Cn में नाइट्रोजन भी अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकता था। तो कहने के लिए तो ये मोनोडेंटेट ही है, मोनोडेंटेट है Cn भी, साइनाइडाइन, साइनो जिसका नाम है। लेकिन इसमें जो दोनों परमाणु हैं कार्बन और नाइट्रोजन, ये दोनों अलग अलग अपना अपना इलेक्ट्रॉन पेयर केंद्रीय धातु परमाणु को दे सकते हैं, सेंट्रल मेटल एटम को दे सकते हैं। यहाँ पर कार्बन अगर इलेक्ट्रॉन पेयर देगा तो यहाँ इसका नाम साइनो होगा, और यदि नाइट्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इस केंद्रीय धातु परमाणु को दिया तो यहाँ इसका नाम हो जाएगा आइसोसाइनो, आइसोसाइनो। ये किस कैटेगरी में है तो मोनोडेंटेट में, लेकिन दोनों परमाणु अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकते हैं, इसलिए ये एम्बीडेंटेट लिगांड कहलाता है। क्या कहलाएगा, एम्बीडेंटेट। तो ये Cn जो होता है वो एम्बीडेंटेट होता है। एम्बीडेंटेट का एग्जांपल एक और देख लीजिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे निकल है और यहाँ पे HCN जोड़ दिया। HCN का नाम है थायोसाइनेट, थायोसाइनेट नाम है, लेकिन थायोसाइनेटो कहेंगे इसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए। तो थायोसाइनेटो। अब अगर यहाँ पे सल्फर अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दिया तो ये थायोसाइनेटो की कैटेगरी में जाएगा, थायोसाइनेटो कहेंगे। और इसी निकल को यदि नाइट्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दिया तो NCS इसको बोलेंगे, तब इसे कहेंगे आइसोथायोसाइनेटो, आइसोथायोसाइनेटो। तो यहाँ ये जो HCN है ये भी एम्बीडेंटेट लिगांड की कैटेगरी में होता है। इसी तरह से मैं आपको NO2 के बारे में बताया था, नाइट्राइटो O, नाइट्राइटो N। नाइट्राइटो O जब ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन पेयर अपना देता है केंद्रीय परमाणु को तो नाइट्राइटो O हो जाएगा।
और उसी NO2 का जब नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर केंद्रीय परमाणु को देगा तो नाइट्राइटो N हो जाएगा। ये भी एम्बीडेंटेट लिगांड का टाइप है, लेकिन है ये यूनिडेंटेट, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर केंद्रीय परमाणु को दे रहे हैं। तो यहाँ आपने एम्बीडेंटेट और मोनोडेंटेट के में क्या डिफरेंस है मैंने आपको यहाँ एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया। अब आपको बताता हूँ बाइडेंटेट लिगांड। तो ऐसे लिगांड जो केंद्रीय धातु परमाणु को 2 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं, ऐसे लिगांड जो केंद्रीय धातु परमाणु को 2 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं उन्हें हम बाइडेंटेट लिगांड कहेंगे। अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था EN का, यानी एथिलीन डाइअमीन का। एथिलीन डाइअमीन का अब जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे आप लिखे हैं कॉपर Cu और यहाँ जोड़ रहे हैं EN से, तो EN अगर जुड़ेगा तो EN कैसे जुड़ेगा इसके साथ, ये देखिए Cu है, EN का फार्मूला बनाइए NH2 CH2 CH2 NH2। यहाँ नाइट्रोजन के पास 2 जगह इलेक्ट्रॉन पेयर है और ये दोनों अपना इलेक्ट्रॉन पेयर केंद्रीय धातु परमाणु अर्थात कॉपर को देंगे, तो इसलिए ये एथिलीन डाइअमीन बाइडेंटेट की कैटेगरी में जा रहा है। बाइडेंटेट यानी कि जिसके 2 दांत हैं। डेंटेट डेंटिसिटी से मतलब दांत से होता है, जैसे जीभ को केंद्रीय धातु परमाणु मान लीजिए और दांतों को क्या मान लीजिए, लिगांड मान लीजिए। लिगांड केंद्रीय धातु परमाणु के चारों तरफ मौजूद रहता है। उसी तरह से आप जब कॉम्प्लेक्स आयन ये पढ़ रहे हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ रहे हैं, तो आप यहाँ देख रहे हैं कि जो लिगांड होते हैं वो केंद्रीय धातु परमाणु के चारों तरफ जुड़े रहते हैं और यही इनका जो कोऑर्डिनेशन बांड होता है, कोऑर्डिनेट बांड होता है, उसी को डेंटिसिटी कहते हैं। तो यहाँ पर 2 नाइट्रोजन है और दोनों नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं कॉपर को, इसलिए ये बाइडेंटेट की कैटेगरी में होगा। आइए अब आपको ट्राइडेंटेट का एक एग्जाम्पल बताते हैं। ट्राइडेंटेट ऐसे लिगांड जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन पेयर केंद्रीय धातु परमाणु को दिया जा सकता हो। डाईएथिलीन ट्राइअमीन, डाईएथिलीन ट्राइअमीन फार्मूला देखिए NH2 CH2 CH2 NH CH2 CH2 NH2। इसमें नाइट्रोजन कितनी जगह है, ध्यान दीजिए, यहाँ है, यहाँ है और यहाँ है। अब जब ये किसी भी केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़ेगा तो मान लीजिए यहाँ पे कॉपर है तो यहाँ से भी अपना इलेक्ट्रॉन पेयर देगा, यहाँ से भी देगा और यहाँ से भी देगा। तो अब आप ये बताइए ये किस प्रकार का लिगांड हुआ, ये ट्राइडेंटेट हुआ। ट्राई मीन्स 3, यानी 3 दांत है इसके, तो 3 दांत नहीं है, वो 3 इलेक्ट्रॉन पेयर केंद्रीय परमाणु को डोनेट कर रहा है, इसलिए यहाँ पे इसकी डेंटिसिटी कितनी हो गई, 3 हो गई। तो ये इस तरह से केंद्रीय परमाणु को आप इस तरह से दिखाएंगे कोऑर्डिनेट बांड के थ्रू। अब आपको एक एग्जांपल दिखाते हैं हेक्साडेंटेट का। हेक्साडेंटेट का एक एग्जांपल देखिए, एथिलीन डाइअमीन टेट्रा एसीटेट, इसको EDTA कहते हैं। एथिलीन पूरा नाम मैं लिख दे रहा हूँ, एथिलीन डाइअमीन टेट्रा एसीटेट, एथिलीन डाइअमीन टेट्रा एसीटेट। तो एथिलीन डाइअमीन पहले बना लीजिए, एथिलीन डाइअमीन, तो एथिलीन यानी CH2 CH2, डाइअमीन यहाँ बना दीजिए NH2 और NH2, एथिलीन डाइअमीन हो गया। एथिलीन CH2 CH2, डाइअमीन यानी NH2 NH2 जुड़ गया। टेट्रा एसीटेट, एसीटेट का फार्मूला होता है CH3COO। तो यहाँ जो दोनों हाइड्रोजन है नाइट्रोजन पर, इन दोनों हाइड्रोजन को आप दोनों एसीटेट आयन से क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ हो जाएगा CH3COO पर माइनस, CH3COO पर माइनस, और यहाँ भी दोनों हाइड्रोजन जो नाइट्रोजन का है इसको भी आप रिप्लेस करेंगे उसी प्रकार,
COO पर माइनस, CH3COO पर माइनस। अब यहाँ देखिए इलेक्ट्रॉन पेयर जहाँ जहाँ से निकल सकता है वो नाइट्रोजन, दोनों नाइट्रोजन के पास से, और यहाँ जो ऑक्सीजन यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आपने लगाया है यहाँ से भी निकल सकता है, यानी डोनेट करता है। इस प्रकार आप देखिए इसी एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन पेयर निकलने लायक हैं, कितने निकल सकते हैं, काउंट करिए। 1 2 3 4 5 6। यानी कि यदि EDTA किसी भी सेंट्रल मेटल एटम से जुड़ता है तो यह एक ही साथ 6 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है। इसलिए इसकी डेंसिटी कितनी है, 6 है। 6 डेंसिटी है, इसलिए इसे हेक्साडेंटेट लिगांड कहते हैं। तो ये लिगांड के प्रकार हैं। मैंने आपको लिगांड कुछ यहाँ पर आपको जो बताया है आप इसको नोट कर लेंगे, और IUPAC नॉमेनक्लेचर जब हम आपको समझाएंगे तो उसमें ये नाम आपको याद रखना होगा, तभी आप बेहतर समझ पाएंगे। तो इसे बना लीजिए। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, समन्वय संख्या कहते हैं हिंदी में। कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, ये देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से। ये आपने जैसे जोड़ दिया Cu और यहाँ NH3 का होल 6 लिख दीजिए। अब इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आप देखें कॉपर केंद्रीय धातु परमाणु हो गया और NH3 क्या हो गया, लिगांड हो गया। अब ये कितने, लिगांड की संख्या कितनी है, 6 है। तो इसकी संख्या से मतलब नहीं है, मतलब है कि कितने बांड से ये केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जुड़ा है। ठीक है। अभी जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, इसी Cu के साथ अगर यहीं पे En जुड़ा होता तो आप ये देखिए यहाँ कॉपर के साथ En कितना जुड़ा है, 2 ही जुड़ा है। तो यहाँ इसका मतलब नहीं कि समन्वय संख्या यहाँ केवल 2 है और यहाँ समन्वय संख्या 6 है, ऐसा नहीं होता है। केंद्रीय धातु परमाणु से जो लिगांड है वो कितने बांड बना रहा है ये मायने रखता है। तो कितने बांड से जुड़ता है वहाँ से आप समन्वय संख्या काउंट करेंगे। तो जैसे NH3 की डेंसिटी कितनी है, 1 है, तो एक ही है, कितनी संख्या है, 6, तो 6 1 जा 6। ध्यान दीजिए NH3 मोनोडेंटेट है, यानी डेंसिटी 1 है, 1 का गुणा किस में करेंगे, 6 में, तो इसकी समन्वय संख्या कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। जबकि यहाँ देखिए En की डेंसिटी कितनी होती है, 2 होती है। En की डेंसिटी 2 होती है, 2 होने के कारण 2 2 जा 4, तो यहाँ समन्वय संख्या कितनी होगी, 4 हो जाएगी। तो इसलिए अब इसका अगर फार्मूला फिगर बनाया जाए इसका हेड्रॉन, पॉलीहेड्रॉन, तो आप देखेंगे यहाँ पे NH3 6 है, तो यहाँ 6 जगह जोड़ दीजिए, 1 2 3, यहाँ 4, यहाँ 5 और यहाँ पे जोड़ दीजिए 6। तो इसको आप कुछ ऐसे जोड़ेंगे, तो ये नाइट्रोजन को मिला करके आप देखिए यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रॉन इस कॉपर को दे रहा है, और चूँकि 6 जगह ये अमोनिया यानी अमीन समूह मौजूद है, इसलिए ये कुल कितना पेयर दे रहा है, 6 पेयर। तो इसकी कोऑर्डिनेशन संख्या कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। और जो मैंने आपके लिए ये फिगर बनाया, तो इसे हम फिगर नहीं कहते हैं, इसे हम कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन कहते हैं। कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन यानी बहुफलक। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ये बहुफलक जितना भी आप यहाँ पे संख्या जोड़ते हैं लिगांड की, तो वो स्पेशियल अरेंजमेंट जो होता है इसका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, लिगांड का
इस केंद्रीय धातु परमाणु के चारों तरफ जो स्पेशियल अरेंजमेंट होता है, आकाशीय व्यवस्था होती है, उसी को हम कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन कहते हैं, समन्वय बहुफलक। फिर से सुन लीजिए, लिगांड का केंद्रीय धातु परमाणु के चारों तरफ आकाशीय व्यवस्था ही समन्वय बहुफलक कहलाता है, जो आप चित्र के माध्यम से देख रहे हैं यहाँ पर। अगर CuEn ट्वाइस बनाना है तो आप यहाँ देखिए, Cu को आप बीच में लिखेंगे ही, En यानी En के लिए NH2 CH2 CH2 NH2 इस तरह लिखेंगे। तो एक पेयर यहाँ से ऊपर से और एक पेयर नीचे से, तो अभी ये एक ही अणु बना है। दूसरा अणु यहाँ बनाइए, NH2 CH2 CH2 NH2, तो एक पेयर ऊपर से और एक पेयर यहाँ नाइट्रोजन नीचे से, तो कुल मिलाकर के कितने पेयर दिया जा रहा है? 4 पेयर। अब इस यहाँ देखिए कोऑर्डिनेशन संख्या कितनी हो रही है? 4 हो रही है, नहीं हो रही है। और यहाँ चित्र यहाँ पे आप देखते हैं जब फार्मूला में तो लगता है कि 2 है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर आप कोऑर्डिनेट बांड की संख्या देख करके ही तय करेंगे कि उसकी समन्वय संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पर आइडेंटिसिटी जानना जरूरी है। तो ये इस तरह से आप यहाँ समझ सकते हैं। यहाँ पर एक फैक्टर और है, चिलेटिंग कंपाउंड क्या होते हैं, चिलेशन क्या होता है। तो यहीं से चिलेशन भी समझ लीजिए। जब कोई ऐसा लिगांड जो सेंट्रल मेटल एटम के साथ स्फेयर बनाए, क्या बनाए? स्फेयर। यहाँ देखिए स्फेयर बन रहा है, नहीं बन रहा है? स्फेयर इन द सेंस यहाँ एक गोला बन जा रहा है और ये कॉपर के साथ नाइट्रोजन जो जुड़ रहा है बिल्कुल इसको क्लोज कर दे रहा है। तो जब क्लोज यौगिक ये बनता है, क्लोज फिगर बनता है, तब यहाँ ये कहलाता है आपका चिलेटिंग कंपाउंड। एंड यू शुड टू नो चिलेटिंग कंपाउंड्स आर मोर स्टेबल देन नॉर्मल कंपाउंड्स। नॉर्मल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से जो चिलेटिंग कंपाउंड्स होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल स्थायित्व होते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये क्लोज्ड बनता है। तो यहाँ से ये आप समझ सकते हैं चिलेशन को। इसके बाद है कोऑर्डिनेशन स्फेयर, समन्वय मंडल। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में केंद्रीय धातु परमाणु के साथ लिगांड का जुड़ना ही समन्वय मंडल होता है। तो अगर मान लीजिए ये देखिए, ये K4FeCN6 है, तो ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो कंपाउंड होते हैं जिसको हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहते हैं, इसी को हम समन्वय मंडल कहते हैं। और जो बाहर यौगिक लिखा होता है, चाहे इधर लिखा हो चाहे इस तरफ लिखा हो, तो ये सभी आयोनाइजेशन स्फीयर के नाम से जाने जाते हैं। तो यहाँ 2 फैक्टर है, समन्वय मंडल यानी कोऑर्डिनेशन स्फीयर, आयोनाइजेशन स्फीयर, आयनिक मंडल। तो जो आयनिक मंडल होगा वो बाहर होगा। अगर मान लीजिए जितने धनात्मक टाइप के आयन होते हैं, जैसे पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, तो ये सभी को आप हमेशा समन्वय मंडल के लेफ्ट साइड में लिखेंगे। जितने निगेटिव आयन होते हैं उनको आप राइट साइड में लिखेंगे। जैसे क्लोरीन है, सल्फेट है, ब्रोमाइड है, तो इनको अगर लिखना है तो आप इसको राइट साइड में लिखते हैं। तो ये आपको समझ में आया होगा। अब आगे देखिए, होमोलेप्टिक एंड हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेज क्या होते हैं, जरा इन्हें देख लीजिए। होमोलेप्टिक एंड हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, उदाहरण से समझेंगे तो बेहतर समझ में आएगा। होमोलेप्टिक और हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स ऐसे कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स होते हैं जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु के चारों तरफ केवल एक ही प्रकार के लिगांड जुड़े होते हैं। जब केंद्रीय धातु परमाणु के चारों तरफ एक ही प्रकार के लिगांड जुड़ेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे? होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स कहेंगे। तो यहाँ कॉपर क्या है? केंद्रीय धातु परमाणु है। और अमोनिया क्या है? लिगांड है।
एमाइन समूह लिगांड है और ये लिगांड केवल एक ही प्रकार का है, यानी जो 6 की संख्या है वो केवल अमोनिया की है। लेकिन यहीं पर दूसरा देखिए उदाहरण, यहीं पे अगर आप देखें तो कॉपर के साथ NH3 3 जुड़ा हुआ है और क्लोरीन भी 3 जुड़ा हुआ है। तो ये कॉम्प्लेक्स किस प्रकार का होगा? हेट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स। जब केंद्रीय धातु परमाणु के चारों तरफ भिन्न प्रकार के लिगांड जुड़े होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? हेट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स यानी ये कई प्रकार का लिगांड जुड़ा होगा, हेट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स में भिन्न प्रकार के लिगांड केंद्रीय धातु परमाणु के चारों तरफ जुड़े होंगे। लास्ट पॉइंट है इसमें इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होता है जान लें। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर EAN कहते हैं इसको। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आप इसको फार्मूला से डायरेक्ट समझिए। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू Z माइनस OS प्लस 2 इंटू CN। ये आप फार्मूला नोट कर लें। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू Z। Z मीन्स परमाणु क्रमांक, केंद्रीय धातु का परमाणु क्रमांक, OS फॉर ऑक्सीडेशन स्टेट एंड CN फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझा जाए। एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए ये यौगिक है K4FeCN6। इसमें अगर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना है तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालने के लिए आप Fe का परमाणु क्रमांक पहले जानिए कितना होता है 26। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू 26 माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का तरीका है, पहले तो आपको बाकी जितने भी इसके साथ आयन जुड़े रहते हैं उनका भी आपको ऑक्सीडेशन नंबर जानना होगा और ये याद करना पड़ता है। तो अभी ऑक्सीडेशन स्टेट Fe का निकालने के लिए इसका मानेंगे X, Fe का प्लस CN का होता है -1 इंटू 6 और यहाँ पोटेशियम का 1 इंटू 4 सब प्लस करेंगे इज इक्वल टू, इस पर कोई आवेश नहीं इसलिए 0 करेंगे। यहाँ X की वैल्यू जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ 2 आएगा। तो यहाँ पे 26 माइनस 2 करेंगे प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है CN। कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ देखें तो CN मोनोडेंटेट है, मोनोडेंटेट 6 से गुणा करेंगे यानी 6 1 जा 6 तो हो जाएगा, हाँ कोऑर्डिनेशन नंबर तो 6, यहाँ 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 2 जा 12। अब ये मल्टीप्लाई करके सॉल्व करिए, 26 माइनस 2 प्लस 12 तो 24 प्लस 12 कितना होता है 36। यानी कि इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना आएगा 36 आएगा। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर से मतलब है कि जब किसी केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जब आयन जुड़ते हैं तो उसके एटॉमिक नंबर में कुछ बदलाव होता है, उसी को हम इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कहते हैं, प्रभावित परमाणु संख्या, जो कि इस फार्मूले से आप बेहतर समझ सकते हैं। अगले वीडियो में मैं आपको इसी चैप्टर में आगे कंटिन्यू करूँगा, आइसोमेरिज्म पढ़ाना है। इस वीडियो को आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा जिससे कि हमारा ये वीडियो आप तक पहुंचता रहे। थैंक यू।